नमस्कार। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज मैं आपको कक्षा 9वीं का पाठ ल्हासा की ओर, जो कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित है, की व्याख्या बताने जा रही हूँ। लेखक का जन्म जिला आजमगढ़ के एक गांव में हुआ था और इनका असली नाम केदार पांडे था। इन्होंने सन 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और तभी से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ गया। लेखक ने इस पाठ में अपनी प्रथम तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें लेखक ने उस समय की तिब्बत की जो मुश्किलें थी और वहाँ के जो दुर्गम रास्ते थे, उन सब का वर्णन अपने इस पाठ में किया है। लेखक ने इसमें बताया है कि उस समय जब लेखक ने तिब्बत की यात्रा की, तब भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। इसी कारण लेखक को यह यात्रा एक भीख मंगे के वेश में करनी पड़ी। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले जितने भी दुर्गम रास्ते थे और वहाँ की क्या क्या कठिनाइयाँ थी और वहाँ का समाज कैसा था, इन सब का वर्णन किया है। लेखक ने अपनी यात्रा वृत्तांत का आरंभ करते हुए बताया है कि जिस रास्ते से लेखक गए, वह रास्ता नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लिंट पॉन्ड का रास्ता जब नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते जाया करती थी। लेखक क्या कहते हैं कि जिस रास्ते से लेखक गए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। जब यह रास्ता नहीं खुला था, तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की सारी चीजें इसी रास्ते से जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। कहते हैं कि ये रास्ता सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता ही नहीं था। व्यापारिक रास्ता क्या होता है? जिस रास्ते के द्वारा एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार किया जाता है। कहते हैं कि यह रास्ता एक व्यापारिक रास्ता नहीं था, बल्कि सैनिक रास्ता भी था, यानी कि सैनिक भी यहाँ से आया जाया करते थे। कहते हैं कि यही कारण रहा होगा कि इस रास्ते पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, यानी कि चीनी फौज उसी जगह पर रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। कहते कि आज समय ऐसा आ चुका है कि जहाँ पर पहले कभी फौजी पलटन रहा करती थी, फौजी लोग रहा करते थे, अब वहाँ पर जो फौजियों के द्वारा बनाए गए मकान थे, वो काफ़ी हद तक गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई देते हैं। कहते कि वहीं पर कुछ हिस्से में किसानों ने अपने रहने की जगह बना ली है और वहाँ पर कुछ ऐसे घर हैं जो आबाद दिखाई देते हैं, यानी कि वहाँ पर लोग रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। परित्यक्त क्या होता है? छोड़ा हुआ। कहते हैं कि यहाँ एक छोड़ा हुआ किला था, जहाँ पर लेखक चाय पीने के लिए ठहरे थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। लेखक क्या कहते हैं कि तिब्बत एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर
यात्रियों को बहुत सी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर उनके लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके लिए बहुत आरामदायक है। वहाँ जाति पाति छुआछात का सवाल ही नहीं, और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। कहते कि वहाँ के लोग जो है वो जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं करते और ना ही छुआछात का भेदभाव करते हैं। और वहाँ की जो औरतें हैं वो पर्दा भी नहीं करती, अर्थात उन्हें घूंघट में नहीं रहना पड़ता। बहुत निम्न श्रेणी के भीख मंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर आम लोग किसी के घर में जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही निम्न श्रेणी के जो भीख मंगे हैं, जिनका स्तर बहुत नीचा होता है, कहते कि ऐसे लोगों को लोग जो है ऐसे भीख मंगों को अपने घरों में नहीं घुसने देते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग चोरी करके ना भाग जाए। कहते अगर ऐसा डर ना हो तो आप उनके घरों में अंदर तक जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हैं, फिर भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। कहते हैं आप उनके लिए, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अपरिचित है, आपकी जान पहचान नहीं है, वो आपको नहीं जानते, आप उनको नहीं जानते, फिर भी जो घर की बहू है या उसकी जो सास है, उनको आप अपनी झोली में से निकाल कर चाय दे देते हैं, चाय का सामान दे देते हैं, तो वे आपके लिए चाय बनाकर आपको दे देती हैं। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंडी में चाय मत कर ला सकते हैं, और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। क्या बताते हैं लेखक कि मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। कहते हैं आपके लिए चाय बनाने का जो सामान है, यानी मक्खन है, सोडा है, नमक है, कहते हैं कि आप वहाँ की किसी भी सास को दे दीजिए या उसकी बहू को दे दीजिए, तो वह अपनी चाय बनाने वाली जो चौंडी होती है उसमें कूट कर और उसे दूध वाली चाय का रंग देकर और एक मिट्टी के बर्तन में रख के वो आपको चाय बनाकर दे देगी। कहते हैं कि आपको यह आज़ादी है कि आप जाकर देख सकते हैं कि जो सामान आपने दिया है वो सामान पूरा उस चाय के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। कहीं ये तो नहीं है कि वो लोग सामान अपने पास रख रहे हैं। कहते हैं ये आपको पूरी आज़ादी होती है कि आप जाकर घर के अंदर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। कहता है कि अगर आपको ये डर है कि जो जितना मक्खन आपने चाय बनाने के लिए दिया है उतना मक्खन चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद अंदर जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर चाय को मथ कर ला सकते हैं, चाय बनाकर ला सकते हैं जब चाय का रंग तैयार हो जाता है, क्योंकि तभी उसी में मक्खन और नमक डलता है। वहाँ के जो लोग हैं वो चाय में नमक और मक्खन का प्रयोग करते हैं। तो वो कहते हैं कि अपने लेखक कहते हैं कि आप अपना सामान दे सकते हैं और आपकी कहीं जान पहचान नहीं भी है तो भी लोग आपको वहाँ पर चाय बनाकर देते हैं। लोगों में कोई भी भेदभाव की भावना नहीं है। आगे लेखक क्या बताते हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब हम लोग चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। कहते कि जहाँ पर हमने चाय पी थी उस चीनी किले से जब हम आगे की ओर चलने लगे तो एक आदमी हमारे पास राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होता है कि जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको उस जगह में प्रवेश करने के लिए वहाँ से एक जो मुख्य आदमी होता है वहाँ का, वहाँ से आपको एक पर्ची लेनी पड़ती है जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में पास कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो हमारे से लेने आया, तो हमने जो वहाँ पे चिट्टे बनवा रखी थी, जो पास बनवा रखे थे, कहते हैं हमने वो दोनों उसको दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे और वो भीख मंगे भी थे और भीख मंगे भी। कहते कि लेखक कहते हैं कि
शायद हम उसी दिन थोनला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच चुके थे और यहाँ पर सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति लेखक का साथी था, जो कि लेखक के साथ ही वहाँ पर यात्रा में था और वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान थी। इसी के कारण लेखक को उसका सहारा लेना पड़ा और वो उसी के कारण लेखक को वहाँ पर रहने के लिए स्थान मिला था। इसीलिए लेखक कहते हैं कि यहाँ पर सुमति के जान पहचान के बहुत से आदमी थे और कई भीख मंगे भी थे जो कि उसको जानते थे। फिर भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक कहते हैं कि हमें वहाँ ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। कहते हैं कि 5 साल बाद दोबारा हम इसी जगह पर पहुंचे, तो जब हम पहुंचे तो उस समय हम भीख मंगे के वेश पर नहीं थे। कहते पहले जब आए हम तो भीख मंगे के वेश में थे, तो हमें वहाँ पर रहने के लिए आसानी से जगह मिल गई। लेकिन अब हम जब आए तो हम एक भद्र यात्री यानी कि अच्छा खासा पहनावा डालकर आए थे और अच्छे लग रहे थे देखने में। तो वो कहते कि ऐसे वेश में हम आए थे और घोड़ों पर सवार होकर आए थे, परंतु ऐसे वेश में हमें देखकर वहाँ पर लोगों ने हमें रहने के लिए स्थान नहीं दिया और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। कहते लोगों ने हमें स्थान नहीं दिया था और हमें मजबूरी में वहाँ पर एक गरीब झोंपड़े में रुकना पड़ा था। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त शराब पीकर बहुत कम होशोवास को दुरुस्त रखते हैं। कहते हैं कि रहने के लिए हमें कब स्थान मिला और कब नहीं, ये वहाँ के जो लोग हैं उनकी मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि उनकी समय के साथ की सोच जो है उसके ऊपर निर्भर करता है। कहते हैं कि वो लोग मेहमानों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब शाम के समय वो लोग छड़ पी लेते हैं तो उस समय वो अपने होशोवास में नहीं रहते, ना ही वो मेहमानों का ध्यान रखते हैं और ना ही उन्हें किसी बात की परवाह होती है। छड़ क्या होता है कि एक मदिरा के समान ये एक मादक पदार्थ होता है। जिस प्रकार शराब होती है और शराब को पीने के बाद एक नशा सा छा जाता है, उसी प्रकार ये भी एक मादक पदार्थ होता है जिसे पीने के पश्चात इंसान को किसी तरह का होश नहीं रहता, वो अपने होशोवास को पूरी तरह से खो देता है। लेखक कहते हैं कि हम वहाँ पर पहुँचे, पहले हम भीख मंगे के वेश में थे, तब हमें रहने के लिए आसानी से जगह मिल गई। क्यों मिल गई? क्योंकि सुमति उनके साथ थे। परंतु दूसरी बार वो भद्र वेश में गए, अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, दिखने में अच्छे लग रहे थे, तब भी उन्हें वहाँ पर रहने के लिए स्थान नहीं मिला। कहते ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से लोगों को रहने के लिए स्थान देंगे। कहते शाम होते ही लोग एक मादक पदार्थ को पी लेते हैं, अपने होशोवास को ख़त्म कर देते हैं, उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अब लेखक वहाँ के रास्ते और वहाँ पर आने वाली मुश्किलों और खतरों के बारे में बताते हुए कहता है कि अब हम सबसे विकट डांडा ठोंडला पार करना था। डांडे तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनकी दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। लेखक बताता है कि अब उसने को जो रास्ता पार करना था वो सबसे ही विकट था, सबसे ही खतरनाक था। कहते हैं कि डांडे जो है वो तिब्बत की सबसे खतरनाक जगह मानी जाती है। ये 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गांव नजर नहीं आता। नदियों के मोड़ों और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। कहते हैं कि नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण, यानी कि पहाड़ इस प्रकार के बने हुए हैं कि वहाँ तक अगर एक जगह से दूसरी जगह देखना चाहे तो वहाँ पर देखना बहुत मुश्किल है। कहते कि डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है,
लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर छुपने के लिए ये जगह जो है वो डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक तो कोई गांव नज़र नहीं आता, और ऊंचाई पे होने के कारण कोई वहाँ पर जल्दी पुलिस भी नहीं उनको पकड़ती। तो वो कहता है कि ये डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। कहता है कि अगर तिब्बत के किसी गांव के अंदर अगर कोई खून हो जाए तब तो खूनी को कोई सज़ा मिल सकती है, लेकिन अगर इन स्थानों पर, डांडे जैसी जगह पर अगर किसी का खून कर दिया जाए तो यहाँ पर जो मरा है उसकी तो कोई परवाह भी नहीं करता। क्या कारण है? लेखक बताते हैं कि सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो नहीं मिल सकता। कहते हैं कि वहाँ की जो तिब्बत की पुलिस है और वहाँ की जो सरकार तो जो पुलिस है वो लोगों की परवाह नहीं करती। क्या कारण है? कारण ये है कि जो सरकार है वो उनके ऊपर खर्चा नहीं करती। और कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर अगर कोई मर जाता है तो कोई भी ऐसा गवाह नहीं होता जो ये बता सके कि उनको मारने वाला कौन है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा जो करने वाले डाकू हैं, खून करने वाले, उनको किसी भी प्रकार की कोई सज़ा नहीं दी जाती। कहते हैं कि डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। कहते हैं कि वहाँ पर डाकू ये नहीं देखते कि पहले उसके पास पैसा है या नहीं है, उसको मारना है या नहीं है। डाकुओं का तो एक काम है कि वो सबसे पहले आदमी को मारते हैं, फिर उसकी तलाशी लेते हैं कि उसके पास पैसा है या नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी हथियार के लिए कानून नहीं बना हुआ कि लोग हथियार रख सकते हैं या नहीं रख सकते। कहता है ऐसा ना होने के कारण यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह आम इंसान एक लाठी लेकर घूमता है, उसी तरह ही यहाँ के लोग जो हैं वो पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते रहते हैं। यानी कि हथियार रखना यहाँ लोगों के लिए आम बात है। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे। लेखक क्या कहता है कि गांव से ही हमें इस बात का पता चला कि पिछले ही साल थोंडला के पास एक खून हो गया था। लेखक कहता है कि हमने खून की इतनी परवाह नहीं की क्योंकि हम तो भीख मंगे थे, और भीख मंगों को तो कोई वहाँ पकड़ता नहीं था। डाकू उनसे क्या लेते? कुछ भी नहीं ले सकते, तो उनसे क्या मिलता? कुछ भी नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि हम तो भीख मंगे के वेश में थे और हमें इसका कोई भी खतरा नहीं था। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। कहते और जहाँ कहीं हमें ऐसा कोई खतरा दिखाई देता था, वहाँ पर हम क्या करते कि अपनी टोपी उतार देते और जीभ निकाल कर पूरा ही भीख मंगे का वेश बना लेते और उनको कहते कुची कुची एक पैसा, यानी कि दया करके एक पैसा दे दो। कुची कुची का अर्थ क्या है? दया करना। कहते कि हम उनको कहते कि कुची कुची एक पैसा दे दो, यानी कि हमें एक पैसा दे दो। कहते कि आगे के लेखक क्या कहते हैं, लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। लेखक कहते हैं कि आगे की जो हमने चढ़ाई चढ़नी थी वो चढ़ाई बहुत ऊंची थी और पीठ पर सामान को लेकर ऊंचाई पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। और कहते हैं कि हमने आगे जहाँ जाकर रुकना था, अगला पड़ाव यानी कि जहाँ आगे जाकर रुकना था वो 16-17 मील से कम नहीं था। कहते हैं अपने पीठ पर सामान को लेकर इतनी ऊंचाई पर चढ़कर इतना लंबा सफ़र करना बहुत ही मुश्किल था। मैंने सुमती से कहा कि यहाँ से लडगौर तक के लिए 2 घोड़े ले लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे।
तब लेखक कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक का रास्ता तय करने के लिए, सफ़र तय करने के लिए 2 घोड़े ले लेने चाहिए, जिसके ऊपर हम सामान भी रख लेंगे और ऊंचाई जो है उसके ऊपर चढ़ते जाएंगे, हमारा रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही। आगे क्या जो है वो अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।